बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 के 7th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो किताब के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन जो होगी, हर स्टेटमेंट होगी, उसके अगेंस्ट 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसकी रीजंस डिस्कस करूँगा आपके साथ कि ये वाला ऑप्शन हमने चूज़ क्यों किया। ठीक है, तो सबसे पहले वाली स्टेटमेंट है हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है हमारे पास ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों इर्रेशनल नंबर है? क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन कुछ यूँ थी कि उन नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और सेकेंडली हमने ये कहा था कि P और Q जो होंगे उन पे जो कंडीशन है वो इंटीजर्स होने चाहिए और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 को हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। अच्छा, आपके जहन में ये भी बात आ सकती है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 को डिवाइडेड बाय 1 लिख लें तो ये भी तो P/Q फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ आप नोट करेंगे ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है ना, हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है ये जो है वो Q से बिलोंग नहीं करता। यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। देन हमारे पास सेकंड इसी की स्टेटमेंट है कि पाई एंड आयलर ई जो है आर, तो पाई और आयलर नंबर जो है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन स्क्वायर रूट ऑफ n, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ n होगा वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 था ये एक इर्रेशनल नंबर था। ठीक है, जैसे मेरे पास 7 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम लाइक अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 8 की तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह मैं 2 की बात करूं तो 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। अच्छा, अब वो कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 की बात कर दूं तो 9 मेरे पास इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि 9 का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट सोल्व हो जाता है। अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो देन उसका स्क्वायर रूट सोल्व नहीं होता और वो हमारे पास इर्रेशनल ही रहता है। यही वजह है कि अगर n नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो नंबर्स बनेंगे वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स बनेंगे। अब देन हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज। तो हमने एक इंफॉर्मेशन पढ़ी कि अगर हमारे पास कोई से दो इर्रेशनल नंबर्स होंगे तो इर्रेशनल नंबर्स का जो सम होगा वो भी इर्रेशनल नंबर होगा। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मेरे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो दो इर्रेशनल नंबर्स का जो सम आएगा वो भी हमारे पास क्या बनाएगा, वो सम भी इर्रेशनल नंबर्स ही बनाएगा। यही वजह है कि ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास इसी की 5th स्टेटमेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। तो हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी रियल नंबर उठा लो वो अपने बराबर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो वो क्या करता है, हर नंबर अपनी ही रिफ्लेक्शन देता है। इट मीन्स इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 6 में कहता है लेट a b c बिलोंग्स टू r देन a
ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर हो और बी जो होगा वो सी से ग्रेटर हो तो इट मीन्स जो ए होगा वो सी से भी ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है कि अगर कोई से तीन रियल नंबर्स ले ले और उनमें रिलेशन ये हो कि पहले वाला जो हो वो दूसरे वाले से बड़ा हो और दूसरे वाला नंबर तीसरे वाले से बड़ा हो, इट मीन तीसरा नंबर जो सी है वो सबसे छोटा नंबर होगा, इट मीन्स वो ए से भी छोटा नंबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 raised to power x multiplied by 8 raised to power x is equal to 64, then x is equal to, कहता है x क्या होगा, तो x जो है हमारे पास ए ऑप्शन होगा और वो क्या था 3/2। ठीक है, अब 3/2 कैसे आता है इसको जरा हम क्या करते हैं सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 2 raised to power x मल्टीप्लाई बाय 8 raised to power x दैट इज इक्वल टू 64। तो यहाँ ये आ जाएगा 2 raised to power x। अब ये जो 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 3। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये जो 64 है अगर मैं 64 की फैक्टराइजेशन करूँ तो फैक्टराइजेशन में देखें सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 32 आ जाएगा, फिर अगेन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा 16 आ जाएगा, अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा, फिर अगेन अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ 4 और 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 raised to power 6 आ जाएगी। अब यहाँ अगर नोट करें आप लोग तो 2 raised to power x मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 3x दैट इज इक्वल टू 2 raised to power x 6 आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अब दोनों बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ ये चीज़ क्या आ जाएगी इम्प्लाइज दैट 2 raised to power x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 raised to power 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 raised to power 4x इज इक्वल टू 2 raised to power 6। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ दोनों की पावर्स को इक्वेट करता हूँ क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो मेरे पास जो पावर्स होंगी उनको मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद यही वाली जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यही वजह है हमारे पास जो 2 raised to power x मल्टीप्लाई बाय 8 raised to power x इज इक्वल टू 64 है। तो जो x होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। नेक्स्ट इसका जो 8 वाला पार्ट है हमारे पास कहता है कि लेट a एंड b बिलोंग्स टू r, a और b कोई से दो रियल नंबर्स हैं देन a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। कहता है अगर a b के बराबर हो तो जो b होगा वो a के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी के a इज इक्वल टू b है देन b इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं। तो 9th वाला हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये कैसे 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया सबसे पहले देखें हमारे पास क्या आ गया 75 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं 75 इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 325 आर 75, अगेन ये 5 पे चला जाएगा 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स के 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा तो ये आ गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर रूट आ गया देन प्लस। अब आ जाए 27 पे, 27 को भी जब हम सोल्व करते हैं सबसे पहले 3 पे डिवाइड किया तो 9 3 ज़ा 27, अगेन 3 पे डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 टाइम्स आ गया, इसका मतलब 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मैं लिख लेता हूँ इसको। तो ये मेरे पास क्या आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं ये रूट को क्या कर देंगी कैंसल आउट कर देंगी। तो यहाँ से 5 रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब सम लेंगे तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो कि है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बताना है कि इसकी नेचर क्या है, ये किस नेचर का नंबर होगा। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन तो कर दिया कि मेरे पास ये एक रैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। मेरे पास आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट है। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर। इट मीन्स मेरे पास यहाँ आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। इस यही वजह है कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी या आइडेंटिटी यूज़ की थी वो ये थी कि अगर मेरे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी आ जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट करेंगे। तो ये हमारे पास लास्ट MCQs था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है इफ़ a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड b इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने क्या करना है, यहाँ वेरीफाई करके देनी है। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 के अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद है और एक हमारे पास क्या है, 2 के अंदर प्रॉपर्टी मौजूद है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास नंबर 1 है, इसको मैं क्या करता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। अब इसके सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। a मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी किसके बराबर आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास a किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 3। देन प्लस आ जाएगा मेरे पास, फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू आ जाएगी और c मेरे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर लेता हूँ। अब देखें दोनों का एलसीएम 15 आता है, मैंने 3 को 15 बनाना है। अब 3 को अगर मुझे 15 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्लस सेम लाइक मेरे पास 7/5 मौजूद है तो मुझे नीचे क्या बनाना है, 15। तो मैं नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट ले लें। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास आ जाएगा 15 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 5 25 डिवाइडेड बाय 15 और सेम लाइक मेरे पास क्या आ गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया, 21 एंड डिवाइडेड बाय 5 3 आर 15। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी क्या करता हूँ, मैं इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेता हूँ। तो 6 और 10 का एलसीएम मेरे पास क्या आता है, 30। इट मीन्स मुझे 6 को भी 30 बनाना है और मुझे क्या करना है, 10 को भी 30 बनाना है। तो 6 को 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और न्यूमरेटर्स को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 21/10 है, 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास वैल्यू है, इसको मैं क्या करूँगा, सम ले लूँगा। तो जब मैं इसका सम लेता हूँ तो मेरे पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली मेरे पास न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 21। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 3/2 इंटू 25 प्लस 21 मेरे पास आ गया 46 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, 15। ठीक है, 46/15। इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड को भी सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75 डिवाइडेड बाय 30 और प्लस यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 30। तो दोनों तरफ एलसीएम ले लें, मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 75 प्लस 60
3। ठीक है, तो दोनों का जब मैंने सम लिया तो सम लेने के बाद मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 138 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करता हूँ 46 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई है, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, अब सेम लाइक मुझे क्या करना है, इसी का जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट को भी मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सेकंड पार्ट मेरे पास है क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो क्या करेंगे हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो मेरे पास जो a आ गया उसकी वैल्यू क्या थी 3 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस b की वैल्यू और वो मेरे पास था 5 डिवाइडेड बाय 3 और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, c की वैल्यू मेरे पास थी 7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। और a मेरे पास क्या था 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू और c की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर अगेन b की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो अप्रोचेज अगेन जैसे पहले मैंने बात की थी कि या तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें। अब देखें 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो पहली टर्म को अगर मुझे 6 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस। इसी तरह 5 के डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको भी 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7/5 इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आ गया 21 डिवाइडेड बाय 10 और प्लस यहाँ क्या आ गया 35 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी यहाँ मैंने गलती की है थोड़ी सी, और ये क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ गलती हुई है मिस्टेक के 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7/5 के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है। तो डिनोमिनेटर में 30 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ प्लस यहाँ मेरे पास क्या आएगा 35 डिवाइडेड बाय 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ दोनों का जब एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ गया 9 प्लस 10 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 7/5 के साथ। इसी तरह इधर मेरे पास क्या आ जाएगा ये 63 डिवाइडेड बाय 30 और यहाँ प्लस आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 30। तो दोनों का एलसीएम ले लें, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7/5 और इधर जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। और जो 30 एलसीएम आ गया तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा 63 प्लस 70। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें 19 मल्टीप्लाई बाय 7, जब 19 को मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो ये आ गया मेरे पास 133 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास क्या आ जाएगा 30 एंड दैट इज इक्वल टू सेम लाइक यहाँ मेरे पास क्या आ गया 63 को जब 70 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 133 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। तो यहाँ से फिर अगेन मैं कहूँगा कि थस लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो किसके बराबर आएगी, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ ए बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमने क्या करना है वेरीफाई करके देना है। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलें सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो क्या बनेगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो अप्रोचेज हैं। नंबर 1 मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा सोल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड
एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास थी 4/3 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5/2 और प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 7/4 आ जाएगी। ठीक है, अब पहले दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। दो अप्रोचेज हैं, एक जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने की के डिनोमिनेटर्स को क्या कर लें, सेम कर लें। तो डिनोमिनेटर को सेम किया जा सकता है, नहीं तो हम इसका एलसीएम वाला रूल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब 6 को क्या करें 3 पर डिवाइड करते हैं। जब 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 2। तो ये जो 2 आंसर आया इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर देन प्लस अगेन 6 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3 और 3 को ऊपर वाले 5 से क्या कर दें मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मैंने क्या किया है दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 4 2s are 8 प्लस 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय मेरे पास 6 आ जाएगा एंड प्लस मेरे पास क्या आ गया 7/4। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट मेरे पास, जब मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया तो 15 प्लस 8 तो ये मेरे पास क्या आ गया 23 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ एलसीएम लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 एलसीएम 6 और 4 का 12 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो 12 को 6 पर डिवाइड करें 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर जाके 23 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो 4 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, जो 3 होगा वो ऊपर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो मेरे पास क्या आ गया 46 और प्लस क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 12 एंड दैट इज इक्वल टू दोनों का सम ले लेंगे मेरे पास तो ये आ गया 67/12। ठीक है, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है मेरे पास, वो है a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले a की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 प्लस b आ जाएगा और b मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 7/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करना है हमने, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब 4 को सबसे पहले 2 पर डिवाइड करें तो जवाब आएगा 2 और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। फिर अगेन 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1 और वो जो 1 आया उसको ऊपर वाले 7 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये आ गया मेरे पास 4/3 प्लस 5 2s are 10 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 4/3 प्लस 10 प्लस 7 आ गया 17/4। तो यहाँ अगेन मेरे पास एलसीएम आ गया और एलसीएम क्या आ जाएगा 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब 4 ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 3 ऊपर जाके 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 16 प्लस 17 3s are 51 डिवाइडेड बाय 12। तो जब 51 के अंदर 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं हैंस वेरीफाइड ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल्स। ठीक है, देन इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे वही काम करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा सोल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को अलहदा सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसके बराबर आ जाती है a b मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू। अब देखें जो a था वो a की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद थी, a की वैल्यू थी 4/3 मल्टीप्लाई बाय जो b था, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/2 था और देन हमारे पास क्या आ गई c की वैल्यू और c हमारे पास क्या था 7/4। तो इनको हमने क्या करना मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले कैंसिलेशन देखिए हो रही है 2 1s are 2 2 2s are 4।
तो मेरे पास क्या आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 7/4। तो 5 2 सर क्या आ गया 10/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अगेन देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 2 2 4 और 2 5 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में देखिए मेरे पास क्या है a इंटू बी सी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4/3। तो बी सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b था हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4/3 इंटू 7 5 35 एंड 4 2 8 आ गया। तो अब इसको क्या करते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 35/8 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे 8 के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 4 4 2 8। तो हमारे पास क्या आ गया 35/3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 35/6। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, वही आंसर आया जो कि हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम यहाँ से कहते हैं कि हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये होल्ड करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है तो इसको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ हम आंसर करते हैं कि यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो जो 0 है हमारे पास वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब क्यों रैशनल नंबर है, उसकी रीज़न ये है कि सिंस ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू, वो तमाम नंबर्स जिनको हम p बटे क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। p और q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। जो p और q है वो पहली बात तो ये है कि वो इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो 0 की शक्ल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब देखें जब हम ये बात करते हैं कि ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है तो 0 पर जब हम गौर करते हैं तो 0 को एज अ p ओवर q लिखा जा सकता है, जिसमें p तो 0 है क्योंकि कंडीशन q 0 पे होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा 0 ओवर क्यू। तो यहाँ जो नीचे वाला क्यू है वो 0 भी नहीं है, तो क्योंकि मेरे पास 0 ओवर क्यू की फॉर्म बन गई, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो क्यू और 0 दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमिनेटर 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं है। जब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो जो डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, जो डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर है वो ये कहती है कि हमारे पास जो 0 है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, जो रैशनल नंबर का क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करवा रहा है। तो हम कहेंगे 0 इज अ रैशनल नंबर। सिंस 0 सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर, सो 0 इज अ रैशनल नंबर। तो जो 0 होगा उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो हम इसको स्टेट करते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू आर, वो तमाम नंबर्स ए और बी जो आर से बिलोंग करते हों उनके दरमियान में 3 तरह का रिलेशन पॉसिबल है। नंबर 1, आइदर आपके पास जो ए है वो इक्वल टू बी होगा, आर ए लेस देन बी होगा, आर ए ग्रेटर देन बी होगा। तो जो दो नंबर होंगे, कोई से दो रियल नंबर्स होंगे, उनके दरमियान में जो रिलेशन है या तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, या उनमें से पहले वाला नंबर छोटा नंबर होगा, दूसरे वाला नंबर बड़ा होगा, या पहले वाला नंबर आपके पास बड़ा होगा और दूसरे वाला नंबर क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो ये 3 तरह का रिलेशन होता है और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमें 4 और 5 के दरमियान में क्या करने हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। और कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब जो हमारे पास 4 और 5 है, इसके दरमियान में बेसिकली इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और 2 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम। फॉर दिस फाइंड द एवरेज ऑफ 4 एंड 5। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोई से 2 कैलकुलेट करेंगे और इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों का सम लेना पड़ता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 + 4 दोनों का सम लिया और इस सम को मैंने क्या करना है, 2 पर डिवाइड कर देना है। तो 4 और 5 का सम मेरे पास क्या आ गया, 9, 9 डिवाइडेड बाय 2। और 9 डिवाइडेड बाय 2 को अगर सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अदरवाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो 9/2 है ये बेसिकली एक एक रैशनल नंबर है। 9/2 एक रैशनल नंबर है 4 एंड 5 के दरमियान में। तो मैं लिखूंगा कि 9/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर between 4 and 5 we will again find average of 4 and 9/2, और या हम क्या करेंगे 9/2 and 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम एवरेज ले लेते 4 और 9/2 की। तो 9 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 9/2 और इसकी हम एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेने के लिए इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 को 1 पर डिवाइड किया, 2 आ गया और वो 2 ऊपर जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ 2 एज इट इज़ मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 × 4 8। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2। और ये जो डिवीजन है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा, 17/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 17/4, ठीक है। तो ये मेरे पास एक 17/4 मेरे पास जवाब आ गया। और हम लिख देंगे कि हैंस, या हम लिख देंगे thus 9/2 and 17/4 are 2 rational numbers between 4 and 5, ठीक है। तो 4 और 5 के दरम्यान में ये हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है, 15 x की पावर 15, x रेज़ टू पावर 15, y रेज़ टू पावर 35 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, z रेज़ टू पावर 20। अब ये जो मेरे पास रूट है ये 5th रूट है। तो 5th रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा, 1/5। अब ये जो 1/5 है हर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y रेज़ टू पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और सेम लाइक यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, z रेज़ टू पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 1s are 5 और 5 4s are 20। तो मेरे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा कि x रेज़ टू पावर 3, y रेज़ टू पावर 7 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, z रेज़ टू पावर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको हमने सिंप्लीफाई करना। अब सेम मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, 27, ये आ गया 27 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है।
तो ये मेरे पास रूट कौन से वाला है, क्यूब रूट है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/3। अब जो 27 है ना, 27 को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 3 पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया 9, अगेन 3 पर डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ गया, अगेन 3 पर इसको डिवाइड करेंगे 3 1 3। तो इट मीन्स जो 27 है इसको लिखा जा सकता है 3⁻3। ये सारे की पावर क्या है मेरे पास 2x, और जब मैं इसका क्यूब रूट लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1/3। अब ये जो पावर है ये तीनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगी पावर 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 1/3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा 3⁻2x। तो ये जो 3⁻2x है ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेम लाइक मेरे पास क्या होगा, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी मुझे क्या करना है, इसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट करके देना है। तो मेरे पास सबसे पहले वाली जो टर्म है वो क्या है 6 × 3⁻n+1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इसकी टर्म्स को ब्रेक करेंगे। तो पहले वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3⁻n और मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3⁻n मल्टीप्लाई बाय 3⁻1 और माइनस आ जाएगा 3⁻n आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में भी मेरे पास 3⁻n मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी 3⁻n वाली टर्म्स मौजूद हैं। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3⁻n। मल्टीप्लाई के लिए मैं दूसरा सिंबल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 और डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ 3⁻n मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो जब 3⁻n कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3⁻1 माइनस यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 3⁻n से 3⁻n कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 क्या होता है 9 और डिवाइडेड बाय 3 में से मैंने 1 माइनस किया तो क्या आ गया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर अगेन कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड दैट इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये 27 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स इज 51, फाइंड दी 3 इंटीजर्स। तो हमें 3 ओड इंटीजर्स जो हैं उनका सम जो है वो 51 दिया गया है और हमसे ये कहा गया कि हमने क्या करने हैं वो इंटीजर्स फाइंड आउट करके देने हैं। अब सबसे पहले ओड इंटीजर्स का ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर मैं ओड इंटीजर्स में कहूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला इंटीजर 1 है, दूसरा इंटीजर मेरे पास क्या होगा 3, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 5। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो मेरे पास 3 है, अगर मैं इस 3 को ब्रेक करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा 1 + 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 5 को ब्रेक करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि हमारे पास जो ओड इंटीजर्स हैं, हमेशा जो ओड इंटीजर्स हैं जो नेक्स्ट कंजक्टिव का मतलब होगा एक के बाद जो नेक्स्ट वाला इंटीजर आएगा, तो वो जो नेक्स्ट ओड इंटीजर है वो बेसिकली क्या आता है 2। जैसे 1 के बाद 3 कब आता है जब 1 में 2 ऐड कर दिए जाते हैं, 3 के बाद 5 कब आता है जब 3 में 2 ऐड कर दिए जाएं। इसी तरह सेम लाइक यहाँ इसके बाद क्या आएगा 7, तो 7 कब आता है जब हम 5 में 2 ऐड कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इनके अंदर रिलेशन ये है कि हर इंटीजर के बाद अगला ओड इंटीजर बेसिकली 2 ऐड करके आता है, ठीक है। इस आइडिया को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास पहला इंटीजर x है तो इसका मतलब जो उससे अगला इंटीजर होगा वो क्या आएगा 2 ऐड करके, और उससे अगला क्या आएगा फिर अगेन उसमें 2 ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन के अंदर सेम लाइक इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे इंटीजर्स को लेट कर लेते, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास 3 कंजक्टिव इंटीजर्स आर वो कौन कौन से हैं। पहले वाला मेरे पास क्या होगा x, दूसरे वाला क्या होगा x + 2 और तीसरे वाला क्या हो जाएगा मेरे पास x + 4। यानी कि इसी x + 2 में जब मैंने 2 ऐड किए तो वो 2 + 2 क्या बन गया 4 आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या थी कि इन तीनों इंटीजर्स का सम लें x + 2 + x + 4, जब तीनों का सम लेंगे तो वो 51 आ जाएगा। तो x + x + x मेरे पास क्या आ गया 3x एंड 2 + 4 मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ
6 आ जाएगा इज इक्वल टू 51। तो यहाँ मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 एंड x इज इक्वल टू 15। तो इट मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीजर 15 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सो जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या होगा, वो मेरे पास क्या आ गया 15। इसी तरह जो सेकंड इंटीजर आएगा वो क्या था, वो था x प्लस 2, तो इट मीन्स वो आ जाएगा मेरे पास 15 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 17। और जो सेम लाइक मेरे पास जो थर्ड इंटीजर था, अगर मुझे थर्ड इंटीजर कैलकुलेट करना है तो वो क्या आ जाएगा x प्लस 4। तो x मेरे पास 15 था, तो 15 प्लस 4 और ये मेरे पास क्या आ गया 9। तो देखिए मेरे पास 15, 17 और 19 ये तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, जिन तीनों का सम लेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि अब्दुल्ला पिक अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। वो क्या करता है कि 96 उसके पास बॉल्स हैं और उन बॉल्स को वो क्या करता है 96 बॉल्स को 2 डिफरेंट बकेट्स हैं उनके अंदर क्या करता है, प्लेस करता है 1 बाय 1। कहता है 1 बकेट्स हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन दी अदर बकेट्स। जो एक है उसमें दूसरी से 28 एक्स्ट्रा बॉल्स हैं। एक्स्ट्रा बॉल्स का मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर 1 है तो उसके अंदर 28 ज़्यादा मतलब 29 है। अगर एक के अंदर 2 बॉल्स हैं तो दूसरे के अंदर कितनी बॉल्स होंगी, 30 बॉल्स होंगी। अगर एक के अंदर 3 बॉल्स हैं तो जो दूसरी होगी उसके अंदर 31 बॉल्स होगी, क्योंकि उसके अंदर 28 एक्स्ट्रा बॉल्स होती हैं। कहता हो मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट्स, तो दोनों बकेट्स के अंदर कितनी बॉल्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो बकेट्स हैं उनको नेम दे लेते हैं कि हमारे पास 2 बकेट्स हैं। तो मेरे पास आ जाएगा सोल्यूशन, तो यहाँ मैंने लेट कर लिया A एंड B। A एंड B आर 2 बकेट्स, तो ये 2 बकेट्स हैं A और B हमारे पास, एंड A जो है हमारे पास वो हैज़ X बॉल। जो A है उसके अंदर X बॉल्स हैं। देन तो जो हमारे पास दूसरी होगी B होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट किया कि A एंड B आर 2 बकेट्स एंड A हैज़ X बॉल्स। अगर A के अंदर हमारे पास X बॉल्स हों तो देन हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन B हैज़ X प्लस 20 बॉल्स, क्योंकि दूसरी जो हमारे पास बकेट्स है उसके अंदर 28 एक्स्ट्रा बॉल्स थी। ठीक है, अब इसी दोनों जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को जहन में रखते हुए हमारे पास सेकंड क्या है, टोटल बॉल्स कितनी है, वो है हमारे पास 96। तो टोटल बॉल्स हमारे पास क्या होंगी, टोटल बॉल्स 96। अब ये जो टोटल बॉल्स हैं बेसिकली बकेट्स A और बकेट्स B दोनों की जो बॉल्स हैं उन दोनों का जब हम क्या करेंगे, सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी 98। तो मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले A की बॉल्स आ गई, वो X है, प्लस B की बॉल्स कितनी है, X प्लस 28 एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 96। तो x प्लस एक्स कितना आ गया 2x प्लस क्या आ गया मेरे पास 28 दैट इज इक्वल टू 96। तो 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। तो 2x इज इक्वल टू 96 में से जब 28 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ गया 68। ठीक है, अब 68 को जब हम यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 34, और ये 34 क्या हैं, बॉल्स हैं। और ये कौन सी बॉल्स हैं, जो बकेट्स A के अंदर थी। ठीक है, B वाली बॉल को तो हमने क्या कहा था x प्लस 28। तो यहाँ से हम फिर मेंशन कर दें कि जो हमारे पास बकेट A हैज़, तो A के अंदर कितनी है 34 बॉल्स है, एंड जो बकेट्स B हैज़ उसके अंदर कितनी होगी हमारे पास, वो थी x प्लस 28। तो x तो हमारे पास 34 है, तो इट मीन्स 34 प्लस 28 होंगी। तो ये हमारे पास टोटल आ गई 62 बॉल्स।
उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड simple profit at the rate of 7.1/4% per annum. After 2 years the rate was increased to 8%। ठीक है, तो 2 साल के बाद जो रेट है वो 8% इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का मतलब कि 7.1/4 से 8% उसका रेट बन जाता है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो आफ्टर 7 ईयर्स उसके पास जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी। पहली बात तो ये जो उसकी इन्वेस्टमेंट है ये भी उसे रिटर्न होगी, प्लस उसने जो 2 तरह से प्रॉफिट लिया, पहले 2 ईयर्स के अंदर जो उसने 7.1/4 के रेट से प्रॉफिट लिया, और आफ्टर 5 ईयर्स जो 2 ईयर्स के बाद लास्ट वाले 5 ईयर्स हैं, लास्ट 5 ईयर्स में उसने 8% के लिहाज से प्रॉफिट लिया। तो ये दोनों प्रॉफिट प्लस उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो सारी की सारी उसे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे प्रिंसिपल अमाउंट, और वो मेरे पास कितनी है, 3,50,000। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम जो था हमारे पास, टोटल टाइम जिसको मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ टी के साथ, और वो मेरे पास था 7 ईयर। 7 ईयर्स टोटल टाइम था। अब जो T1 है ना, पहला इंटरवल था, वो है हमारे पास 2 ईयर्स। अब इस 2 ईयर्स के अंदर जो उसे रेट लगाया वो हमारे पास R1 कहलाएगा, और वो है मेरे पास 7.1/4%। ठीक है, 7.1/4%। इसी को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को लिख लेता हूँ 7 × 4 + 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 29/4%। इसी तरह T2 हमारे पास क्या था, टोटल टाइम माइनस T1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो ये लास्ट वाले जो 5 ईयर्स हैं उसमें हमारा जो रेट था वो R2 कहलाएगा, और वो हमारे पास क्या है, 8% इंक्रीज होके 8% पे चला गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले T1 फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो प्रॉफिट लिया, और जो लास्ट 2 ईयर्स के लिए प्रॉफिट लिया। तो सिंस हमारे पास जो I है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ फर्स्ट, I1 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R1 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, T1। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है मेरे पास, 29/4, और डिवाइडेड बाय साथ ही 100, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो ये 2 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, और 2 1s are 2, 2 2s are मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 3,500। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 29/2। तो 2 की कैंसिलेशन कर देता हूँ, फिर अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2, और 7 2s are 14, और 5 2s are 10। तो मेरे पास क्या आ गया, 1750 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, 1715 को जब हम 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा ₹50,750। ठीक है, सेम लाइक अब देखें, ये था मेरे पास पहला प्रॉफिट I1। अब दूसरा प्रॉफिट मेरे पास क्या था, वो I2 होगा, क्योंकि मेरे पास 2 टाइम इंटरवल्स हैं। तो I2 के लिए मेरे पास ये आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय R2, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ, T2। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो अभी भी वही होगी, 3,50,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय रेट आ जाएगा 8/100, एंड टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास ये आ गया 3,500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं मेरे पास, तो ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, फिर 5 4s are 20, अगेन एक ज़ीरो आ जाएगा, 2 कैरी, एंड 4 3s are 12 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 140, यानी कि 1,40,000 रुपीज़। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, टोटल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर 7 ईयर्स मेरे पास क्या आ जाएगा,
इसको मैं आई कह लेता हूँ और ये मेरे पास होगा बेसिकली I1 प्लस I2 के बराबर होगा। I1 मेरे पास क्या था 50,750 प्लस I2 क्या था 1,40,000। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1,90,750 रुपीज़। तो ये टोटल प्रॉफिट होगा आफ्टर 7 ईयर्स। अब हमने क्या निकालना था, हमने ये निकालना था कि जो 7 साल के बाद टोटल अमाउंट बन जाएगी वो कितनी होगी। तो वो हमारे पास क्या होगा टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर। तो वो होगा हमारे पास P प्लस आई, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टोटल प्रॉफिट। तो वो हमारे पास था 3,50,000 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1,90,750। तो जब दोनों का हमने सम लिया तो सम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गई 5,40,750 रुपीज़। तो ये हमारे पास वो फाइनल अमाउंट थी जो आफ्टर 7 ईयर्स बन जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट भी रिटर्न करेगा बैंक प्लस वो क्या करेगा 1,90,750 रुपीज़ प्रॉफिट भी साथ ही हमें रिटर्न करेगा। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।